यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, वो मुकदमा बेबुनियाद मुकदमा जिसको अलकादिर ट्रस्ट के नाम से मंसूब किया गया है, उसकी एक पेशी थी। आज खान साहब और बुशरा बीबी की जानिब से सज़ा की मुअत्तली की दरखास्तें लगी हुई थी, और आप जानते हैं ये दरखास्तें आज लगी हैं कई माह की कोशिश के बाद। ये दरखास्तें आज से 8 माह कबल दायर की गई थी, और इनको लगवाने में हमने जो किया वो आपके सामने है। बहनें आई, मुतअद्दिद बार हम चीफ जस्टिस साहब से मिले, अगर कोई पेशी लगी भी तो कार्रवाई नहीं हुई। हर बार सरकार जो है वो डुबकी मार गई। आज फिर यही हुआ कि सरकार की जानिब से एक माविन वकील साहब पेश हुए और उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर साहब, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जिनको इस मुकदमे के लिए खास तौर पर मुकर्रर किया गया है, उनकी सेहत नासाज है। कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, कोई तफसील नहीं बताई गई, सिर्फ ये कहा गया कि उनकी सेहत नासाज है। आप सब जानते हैं कि बुशरा बीबी और खान साहब इस मुकदमे में अब तकरीबन 1 साल होने को आया है, सिर्फ इस मुकदमे की वजह से जेल में है। बाकी मुकदमात में उनकी बेल हो चुकी है, 9 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल की है। इसके अलावा किसी मुकदमे में अभी तक उनको सजा नहीं हुई, तमाम सजाएं मुअत्तल हैं। लिहाजा ये एक बिल्कुल मनसूबा साजी नजर आती है कि खान साहब को रिलीफ ना मिले, जो कि उनका हक है। आप जानते हैं इस मुकदमे में ये मुसल्लम हकीकत है कि ना सरकार को एक पैसे का नुकसान हुआ, ना खान साहब या बुशरा बीबी को एक पैसे का फायदा हुआ। ये मुकदमा कुछ भी नहीं है, एक झूठा मुकदमा घड़ा गया कि काबीना ने कोई रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाली है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वाक़यात वाज़ेह हैं कि लंदन से रकम बराए रास्त उस अकाउंट में आई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तहवील में रही और वहां से हुकूमत को दे दी गई। एक पैसा भी कहीं इधर उधर नहीं हुआ। लिहाजा इस झूठे मुकदमे से बचने के लिए इल्तबा का सहारा लिया गया। अब हमें नजर ये आ रहा है कि तोशा खाना का जो मुकदमा इस वक्त चल रहा है अडयाला जेल में, और 9 मई के हवाले से जो मुकदमात में तेजी पैदा कर दी गई है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन मुकदमात में खान साहब को सजा दी जाए। उसके बाद वो जानते हैं ये बेबुनियाद मुकदमा एक दिन नहीं ठहरेगा, खान साहब को इस मुकदमे में बरियत मिलनी ही मिलनी है। लेकिन ये एक अफसोस का मकाम है कि अदालती अमल को एक सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने जो 9 मई का मुकदमा है उसके हवाले से वीडियो लिंक के खिलाफ एक पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच पे दायर की। हमारा ये मौक़िफ़ है और पूरी दुनिया ने ये देखा कि वो मुकदमा कैसे चलाया जा रहा है। खान साहब को एक कोठरी में बिठा दिया गया है अडयाला जेल में। उनके सामने एक पुलिस वाला अपने फ़ोन पर व्हाट्सएप कॉल मिलाता है जो जज साहब जो रावलपिंडी में बैठे हैं उनके फ़ोन पर वसूल की जाती है, और वो व्हाट्सएप कॉल जो है मेज़ पे रख दी जाती है, वो सेल फ़ोन, और कहा जाता है इसको खान साहब की हाज़िरी तसव्वुर किया जाएगा। ये कानून का एक मुसल्लम उसूल है कि फौजदारी ट्रायल में ये हक है मुल्जिम का कि वो मौजूद हो, वो देख सके कि उसके खिलाफ गवाही देने वाले कौन हैं, उनके हाथ उनकी टांगें कैसे कांपती हैं, वो नजरों में नजरें डालकर गवाही दें। खान साहब को इस पूरे अमल से इसलिए दूर किया गया है कि उनकी मौजूदगी में जिन लोगों ने झूठ बोलना था वो झूठ बोल सके। हम इसको रद्द करते हैं। ये वीडियो लिंक नहीं है, ना खान साहब की आवाज़ हम तक आती है, ना हमारी आवाज़ या गवाह की आवाज़ खान साहब तक जाती है। ये बात भी जज साहब ने मानी उस मुकदमे में। इसके बावजूद वो बज़िद हैं कि उस मुकदमे को रोज़मर्रा की बुनियाद पर चलाना है। रोज़ रोज़ 10-12 गवाहान की गवाही वहाँ रिकॉर्ड की जा रही है। हम एहतजाजन बॉयकॉट कर चुके हैं। आज सुबह मैं और लतीफ़ खोसा साहब रावलपिंडी बेंच गए। वहाँ के सीनियर जज साहब से हमने मुलाकात की कि हमने जो वीडियो लिंक के खिलाफ पिटिशन दायर की है वो लग क्यों नहीं रही, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। जज साहब ने कहा कि मैं एडिशनल रजिस्ट्रार को बुला के पूछता हूँ, और एडिशनल रजिस्ट्रार साहब ने आके कहा कि हमारी फाइल गुम हो गई है। ये है इस वक्त इंसाफ का निज़ाम हमारे मुल्क का कि इमरान खान मुकदमा दायर करे नाहक एक ट्रायल के खिलाफ, एक बॉन्डे प्रोसेस के खिलाफ, तो फाइल गुम हो जाती है। और हमें कहा गया कि जब तक फाइल नहीं मिलेगी या मुकदमा अब दायर हुआ लगेगा नहीं, इसकी सुनवाई नहीं होगी। तो ये है वो सूरत हाल जिसका हम सामना कर रहे हैं। हम तमाम वकला PTI के, हम पाकिस्तानी कौम को ये कहते हैं कि ये मुकदमा अब आपकी अदालत में चलेगा। आपने फैसला करना है कि इस मुल्क ने आगे कैसे बढ़ना है, कि हमने झूठ की बुनियाद पे आगे बढ़ना है। जो इलेक्शन लूटा गया वो आपके सामने है, जो फ्रॉड हुआ वो आपके सामने है। तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, इल्तजा करते हैं, आपको दावत देते हैं कि हमारे साथ खड़े हो, हमारे साथ चलो, कानून की जानिब, इंसाफ की जानिब, शराफत की जानिब।
ہم پہ رقیق حملے کیے جا رہے ہیں. اس ملک میں شرافت کو ختم کر دیا گیا ہے, آئین اور قانون کو ختم کر دیا گیا ہے. میرے بھائی علی ظفر صاحب یہاں ہیں, میرے ساتھ کھڑے ہیں, سواتی صاحب یہاں کھڑے ہیں, یہ بھی کچھ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں کوشہ خانہ 1 اور کوشہ خانہ 2 کیسز کے بارے میں. کوشہ خانہ 2 کا کیس بالکل بے بنیاد کیس ہے, جھوٹا کیس ہے, اور نیچے رکھیں, اور اس کی سماعت ہو رہی ہے. پچھلے 3 شہادتیں جو ہیں پروسیکیوشن کی طرف سے, ان کے جو مین وٹنسز تھے وہ آئے, اور ان کی جب میں نے سنی گرا اور جب میں نے دیکھی اور پڑھی تو اس سے ایک چیز ظاہر ہو گئی, صاف ظاہر ہو گئی کہ یہ کیس جھوٹا اور بے بنیاد ہے, اور پروسیکیوشن جو ہے وہ خود اس کو مان رہی ہے کہ واقعی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم جج صاحب کے ذریعے کسی قسم کی سزا لے سکیں. اتنا بے بنیاد اور جھوٹا کیس ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی ملک ہوتا جس کے اندر قانون کی حکمرانی ہے تو یقینی طور پہ وہ جج صاحب کیس میں عمران خان صاحب اور ان کی بشرا بی بی کو بری کر دیتے, اور ساتھ ہرجانہ ڈالتے پروسیکیوشن پہ کہ آپ نے اتنا بے بنیاد کیس کیوں دائر کیا. توشہ خانہ 1 والا کیس جو ادھر اس کی سماعت ہوئی 1 گھنٹے میں, بلکہ 1 گھنٹے کیا, ابھی سماعت شروع ہی ہوئی تھی, تھوڑی دیر بعد ہی جج صاحب نے اس کی سزا ختم کر دی. وہ کیس کیا تھا آپ کو میں یاد کراتا چلوں. وہ کیس یہ تھا کہ اس میں الزام لگایا تھا عمران خان صاحب کے اوپر کہ انہوں نے ایک گھڑی جو ہے جو ان کو تحفہ دیا تھا انہوں نے کم قیمت پہ خریدی ہے. جب پروسیکیوشن سے پوچھا گیا کہ بھئی کیا قیمت تھی, انہوں نے کہا جی اس کی قیمت 4 یا 5 ارب روپے تھی. تو 4 یا 5 ارب روپے کے لیے انہوں نے جو گواہی پیش کی وہ کون تھے؟ وہ ایک شخص تھا جو کہ کیا کام کرتا تھا. اسے پوچھا گیا آپ کام کیا کرتے ہیں, آپ گواہی دے رہے ہیں کہ 3 ارب کی یا 4 ارب کی گھڑی ہے, آپ کام کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا, جرا میں جواب کیا دیا کہ میں ایک اسپیئر ٹائر شاپ میں پارٹ ٹائم سیلز مین ہوں. یعنی ٹائروں کی دکان وہ چلا رہا تھا, پارٹ ٹائم سیلز مین تھا, اور گواہی دے رہا تھا کہ کوئی بڑی ٹیکنیکل گھڑی ہے جو کہ 3 یا 4 ارب روپے کی ہے. جب اسے پوچھا گیا کہ آپ نے کہاں سے یہ پتا کیا, آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی ڈگری ہے, تو اس نے کہا کہ جی میں نے میٹرک تو پاس ضرور کیا تھا لیکن ایف اے میں 3 بار فیل ہو گیا تھا, میرے پاس کسی قسم کی نہیں ہے ڈگری کہ میں یہ کر سکوں پتا کہ کتنے کی قیمت ہے اس گھڑی کی. تو پوچھا گیا کہ پھر آپ نے پتا کیسے کیا؟ تو اس نے کہا جی میں سڑک پہ, دبئی کی سڑک پہ چل رہا تھا, وہاں بہت ساری جیولری شاپس تھیں, تو میں جگہ جگہ جا کے تصویر دکھاتا تھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ 3-4 ارب روپے کی گھڑی ہے.